हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी ऑफ कंपटीशन। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको कंपटीशन में आने वाले टॉपिक्स और करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े तथ्यों की जानकारी देंगे। तो आज हम आपको अंडमान निकोबार के इतिहास से लेकर वर्तमान तक के जुड़े सभी तथ्यों की जानकारी देंगे। चलो तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो दोस्तों, इस द्वीप पर कुल मिलाकर 572 द्वीप है, लेकिन सिर्फ 37 द्वीपों पर ही लोग बसे हुए हैं। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो मध्य अंडमान में स्थित है। इनके वर्तमान गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी। वैसे दोस्तों, इसके इतिहास की बात करें तो इस द्वीप का इतिहास रामायण काल से ही जुड़ा हुआ है। उस समय इस द्वीप को हनुमान कहा जाता था, जो रामायण के प्रमुख देवता हनुमान के नाम पर पड़ा था। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, इस द्वीप का नाम भी वैसे वैसे बदलता गया। दोस्तों, क्लाडियस टोल्मी, जो एक रोमन खगोलविद थे, पहली शताब्दी में इन्होंने पूरे द्वीप का भ्रमण किया था। उनके अनुसार इस द्वीप का नाम उस समय अंडमान था। इसके बाद फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों ने इस द्वीप पर ईसाई धर्म का प्रचार किया था। इसके बाद डेन्स ने 1756 में इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था और कमोर्टो द्वीप पर अपना मुख्यालय स्थापित किया। उन्होंने इस द्वीप पर एक कॉलोनी भी बनाई जिसे न्यू डेनमार्क का नाम दिया, लेकिन उन्होंने 1848 में ही इसे छोड़ दिया। बाद में सन 1869 में अंग्रेजों ने इस द्वीप पर औपचारिक रूप यानी दिखावे के रूप में इन द्वीपों पर अपना कब्जा कर लिया। यहाँ के निवासी कोपरा यानी नारियल के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़े हुए थे। इसके बाद 1870 में अंग्रेजों द्वारा यहाँ एक पेनल सेटलमेंट की स्थापना की गई, जो 1888 में बंद हो गया था। 1920 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने निकोबार के पहले सहायक आयुक्त के रूप में यहाँ श्री ई हट को नियुक्त किया गया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में अंडमान निकोबार के 45 द्वीपों पर जापानी सेना ने अपना कब्जा कर लिया। अंग्रेजी शासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जापानियों ने भी इस द्वीप पर कुछ महीनों तक अपना शासन किया था, लेकिन बाद में 7 नवंबर 1943 को उस समय जापान के पीएम हिदेकी तोजो ने नेताजी की अंतरिम सरकार को ये द्वीप उपहार के तौर पर सौंप दिए। उसके बाद 30 दिसंबर 1943 को स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पहली बार तिरंगा फहराया था और उस समय इस द्वीप को स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप का नाम भी दिया। दोस्तों, अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए स्थल समारोह तथा कॉलोनियों के खंडरा में आज भी देखने को मिलते हैं। 1943 से लेकर भारत की आज़ादी तक नेताजी की अंतरिम सरकार ने इस द्वीप पर अपना शासन किया। आज़ादी के समय यहाँ भारतीय और बर्मा के लोग रहते थे, जिन्हें एंग्लो इंडियन तथा एंग्लो बर्मीज कहा जाता था। फिर सन 1950 में यह द्वीप भारत का हिस्सा बन गया और 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हो गया। दोस्तों, अंडमान तथा निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। बाहरी खतरों को देखते हुए भारत सरकार ने सन 1980 में यहाँ रक्षा की प्रणाली शुरू की गई। यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन से लेकर नेवी के संस्थान बनाए गए तथा जहाज़ों द्वारा इस द्वीप पर आवागमन शुरू किया गया। यहाँ एक वीर सावरकर इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी है, जो पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे इस द्वीप पर आने वाली प्राकृतिक आपदा की। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान तथा निकोबार द्वीप के तटों पर भयंकर सुनामी के कारण यह द्वीप 33 फीट यानी 10 मीटर पूरी तरह से जलमग्न हो गया था, जिससे 2000 लोग मारे गए थे, 4000 बच्चे अनाथ हो गए थे तथा 46,000 लोग घायल हो गए थे। 40,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। 2004 में आई इस भयंकर सुनामी के परिणाम हमें वर्तमान में भी ज्यों के तो देखने को मिलते हैं। उस समय भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, समुद्र में 4.25 मीटर यानी 13.9 फीट नीचे डूब गया था। भारत के इस दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे वर्तमान की यानी कि
2018 की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 दिसंबर 2018 को इस द्वीप की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई तथा इसी के साथ 150 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। साथ ही उन शहीदों को याद किया गया जिन्होंने इस द्वीप पर बनी सेलुलर जेल में काला पानी की सजा काटी थी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 द्वीपों के नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का ऐलान किया। इसमें है रोस आइलैंड। रोस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। इसके बाद आता है नील आइलैंड। नील आइलैंड का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। इसी के साथ 30 दिसंबर 2018 को मनाए गए इस समारोह में नरेंद्र मोदी जी ने और भी बड़े अहम फैसले लिए। इसमें से सबसे पहला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। दूसरा 50 मेगावाट का LNG का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तीसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक डाक टिकट जारी की गई। इसके बाद हम बात करते हैं रेलवे प्रोजेक्ट की। नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक रेलवे प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया जो पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिगलीपुर तक था। इसके बाद स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक 50 बेड वाला आयुष्मान हॉस्पिटल बनाने का भी ऐलान किया गया। इसके बाद नवीकरण को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 7 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट लगाने की भी घोषणा की। और इस द्वीप पर विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक 42 पावर स्टेशन का प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया जिससे 37 मेगावाट की बिजली को उत्पन्न किया जाएगा। और इसके बाद एक LPG पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू करने का भी ऐलान किया। और चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक ऑप्टिकल फाइबर वायर लाइन का बिछाने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इस द्वीप की सबसे खतरनाक और प्रमुख जनजातियों के बारे में। सबसे पहले जनजाति आती है जाडवा ट्राइब्स जो साउथ अंडमान तथा मिडल अंडमान में पाई जाती है। इनकी जनसंख्या 250 से लेकर 400 के बीच में आकी गई है। और दूसरी है सोमपेन जो ग्रेट निकोबार में पाई जाती है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप इस द्वीप के अंडमान सागर में स्थित है जो सुमात्रा तथा म्यांमार के बीच में भी पड़ती है। दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो यदि आपको अच्छी और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना तथा मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।